एयरपोर्ट पर डीजे बुरी तरह रो रही थी। इसके वालिदैन इसके साथ खड़े इसे तसल्ली दे रहे थे। हया कुछ देर तो इसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, फिर आजिज होकर कदरे फासले पर जा खड़ी हुई और जैकेट की जेबों में हाथ डाले बड़े सुकून से डीजे को रोते देखती गई। आज इसने शलवार कमीज पर स्याह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन से लिपटा था। बस आज आखिरी रोज़ था, फिर तुर्की में वो अपनी मर्जी का लिबास पहनेगी और अपनी मर्जी से अकेली हर जगह घूमेगी, बिना रोक टोक, बिना ताया फुरकान या अब्बा की डांट के खौफ से। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे और इनकी फ़्लाइट अगली सुबह 5 फरवरी की सुबह 4 बजे की थी। कितना रोती है ये बच्ची, तुम इसका ख्याल रखना। सुलेमान साहब को डीजे के मुसलसल रोने पर कोफ्त होने लगी थी। जब तक वो वापस हुए डीजे रोए जा रही थी। इसके आंसू तब जाकर थमे जब इत्तेहाद एयरलाइंस की वो पाकिस्तानी नयाद ऑफिसर इनके पास आई और बहुत शाइस्तगी से इनको मुखातिब किया। मैडम, आप प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप सूटकेस से निकाल कर हैंडी केयर में रख लें, ताकि आपका सामान गुम भी हो जाए तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स महफूज रहें। ऐवी सामान गुम जाए? हथेली की पुश से आंसू साफ करके डीजे ने गुस्से से कहा। वो सारा रोना भूल गई थी। हमने हैंड कैरी में इतना सामान तो नहीं उठाना? मैम, यही बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात सामान गुम भी हो जाया करते हैं। कहीं ये ना हो कि बाद अज़ां आप किसी मसले से दो चार हों। वो इस तुर्क एयरलाइन में काम करने वाली एक पाकिस्तानी लड़की थी और इनके पहली दफ़ा बैनुल अक़वामी फ़्लाइट लेने के पेश नज़र कह रही थी और हया मान भी जाती, मगर डीजे अड़ गई थी। हरगिज़ नहीं, हमने इतना भारी हैंड कैरी नहीं उठाना। प्लेन में आपको नहीं उठाना पड़ेगा। ऑफिसर की शाइस्तगी बरहमी में बदलने लगी। प्लेन में जाने तक तो उठाना पड़ेगा ना? फिर तो तुर्की में आप पर अल्लाह ही करम करे। पैर पटकती चली गई तो डीजे ने अपनी मुतवर्रम आंखों और फातिहाना मुस्कुराहट के साथ हया को देखा, उंगली से ऐनक पीछे की। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। हया बेख्तियार हंसती, इसे डीजे अच्छी लगी थी। फ्लाइट में इनको नशिस्तें एक ही कतार में मिली। दरमियानी रास्ते के दाएं तरफ जुड़ी 3 नशिस्तों में से खिड़की के साथ वाली हया को मिली और रास्ते वाली नशिस्त डीजे को। दरमियानी नशिस्त खाली थी। कितना मज़ा है ना हया, अगर यहाँ पे कोई हैंडसम सा लड़का आके बैठ जाए। डीजे के अल्फाज अधूरे रह गए। एक भारी भरकम से पाकिस्तानी साहब जो अपने 2 पीस में बेहद फंसे फंसे से लग रहे थे, इत्मीनान से चलते हुए आए और धप से इन दोनों के दरमियान में बैठ गए। हया ज़रा गैर रमदे महसूस करके मज़ीद खिड़की की तरफ खिसक गई और खतीजे मुखालिफ सिमत। मुझे उस्मान शबीर कहते हैं, शेख उस्मान शबीर। अपनी भारी आवाज़ में वो खुशदिली से गोया हुए। नाइस। हया बज़ाहिर अपने छोटे से गोल्डन क्लच को खोलकर कुछ तलाश करने लगी। ये वही क्लच था जो दावर बाई की मेहंदी पर इसने गोल्डन लहंगे के साथ लिया था। गुड। डीजे ने मैगजीन उठाकर चेहरे के सामने फैला लिया। मैं तुर्की से आया हूँ, दरअसल वहीं पर रिहाइश पजीर भी हूँ। मेरा बीवी और बेटा भी वहीं पर है। हया मजीद अपने परस पे झुक गई और डीजे ने मैगजीन चेहरे के इतना करीब कर लिया कि इसकी नाक सफात को छूने लगी। मगर वो मेरा बेटा नहीं है, जानते हो किसका बेटा वो? हया ने रुख उस्मान शबीर की जाने मोड़ा और डीजे ने बेजारी से मैगजीन नीचे कर लिया। तो फिर आप ही बता दें वो किसका बेटा है। उस्मान शबीर को शायद सदियों से किसी सामे की तलाश थी। वो अपनी दास्तान हयात फौरन ही शुरू कर बैठे। डीजे मुसलसल जमाइयाँ रोक रही थी और हया शदीद मतली महसूस कर रही थी। वो पिछली सुबह की जागी हुई थी और अब इस सुबह के 5:30 बज रहे थे। ऊपर से जहाज़ का सफ़र इसने डीजे के सामने जाहिर नहीं किया था कि वो पहली बार जहाज़ में बैठ रही है। आखिर डीजे क्या सोचती कि कैसी लड़की है, कभी हवाई जहाज़ का सफ़र ही नहीं किया। अब क्या बताती कि कभी कोई ऐसी सूरत ही नहीं बन सकी। इस सब पर उस्मान साहब की अलमनाक दास्तान, जो मुख्तसरन कुछ ऐसे थी कि वो और उनकी बेगम अरसा 30 साल से तुर्की में रिहाइश पजीर थे। चूँकि औलाद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उस्मान साहब के एक कज़न का बेटा गोद लिया था। वो बेटा बेजा लाड प्यार से खासा बिगड़ चुका था, तो इस सूरत हाल को संवारने के लिए उन्होंने कच्चे खूह में रिहाइश पजीर अपनी भांजी से इसका रिश्ता तय कर दिया था, जिस पर 8वीं फेल भांजी साहिबा बहुत खुश और बेटा बहुत नाराज़ था। और इसके पेशतर कि वो अपनी पाकिस्तान आमद की वजह बयान करते मेन्यू कार्ड आ गया। दोनों फिर से ताज़ा दम हो गई। मेन्यू पे कुछ नाम जाने पहचाने और कुछ उर्दू से मिलते जुलते थे।
ज़ीरा आलू विद सब्ज कटलेट्स, पनीर जलफ्रेजी, सादा पराठा, तीखी बिरयानी, स्यादलत समक वगैरह। हया ने डीजे की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। दरमियान में मौजूद बारी भरकम दीवार के बायस वो आगे होकर बैठी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मंगवाएं। मैं बताता हूँ खाने की कौन सी चीज मंगवानी है। तुर्किश लोग जो है ना खाने के बहुत शौकीन होते हैं। बहुत बेहतर, बताइए। ऐसा करते हैं स्यादियत समक मंगवाते हैं। उसमें रवायती तुर्क चावल और सफ़ेद मछली, फ्राइड प्याज और काजू साथ ऐड होते हैं। मशरूम एंड चीज ऑमलेट एंड जीरा आलू। वो बहुत एतमाद से ऑर्डर लिखवाते गए, मगर जब खाना आया तो हया का दिल खराब होने लगा। खाने की खुशबू सूंघकर ही इसका जी मतलाने लगा था। उस्मान शबीर बड़े बड़े लुकमे लेते मज़े से खा रहे थे। नीचे बमुश्किल एक चम्मच लेकर ही दोहरी हो गई। हया भी बदमज़ा हो गई थी। इतना फीका खाना इसने आज तक नहीं खाया था। बमुश्किल कुछ चख कर उन्होंने बर्तन परे कर दिए। उस्मान शबीर अभी तक पूरी दिल जमाई से खा रहे थे। अजीब सी खुशबू इनकी नथों से गुस रही थी। अगर यही तुर्क फूड था तो इसे लगा तुर्की में 5 माह वो भूखी रहेगी। ऐसा जी तो इसका डेवो बस में भी नहीं मतलाता था जैसे इधर हो रहा था। वो चेहरे पर दुपट्टा रख कर सो गई। इस्लामाबाद से पूरे 2.5 घंटे बाद उन्हें अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरना था। वहाँ कुछ देर का क़याम था और फिर इस्तांबुल। अबू धाबी उतरने से कबल खिड़की के पास जमीन का गुलाई में कटाव दिखाई दे रहा था। जमीन का वो कुर्रा इतना हसीन था कि इसकी सारी बेजारी और नींद भाग गई थी। वो महव सी यकटक मंजर देख रही थी। अबू धाबी एयरपोर्ट पर उन्होंने टर्मिनल 3 पर लैंड किया था। इस्तांबुल की फ़्लाइट उन्होंने टर्मिनल 1 से पकड़नी थी, मगर पहले घर फ़ोन करना था। वो दोनों आगे पीछे तेज तेज चलती कॉलिंग कार्ड खरीदने गईं। 5 यूरोस का टेलीफोन कार्ड खरीदा और फ़ोन बूथ की तरफ भागी। कतार में फ़ोन बूथ लगे थे। हया ने एक एक करके पहले तीनों पर कार्ड्स लगाने की कोशिश की, मगर कार्ड था कि डलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसका एयरपोर्ट पर फ़ोन बूथ इस्तेमाल करने का पहला तजर्बा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। हया, इस बंदे को देखो, जिस तरह ये कार्ड डाल रहा है उसी तरह डालो। बीजे ने सिकोनी मारी तो हया ने पलट कर देखा। चौथे बूथ पर एक शख्स इनकी तरफ पुश किए अपना कार्ड डाल रहा था। हया को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है, सो वो डीजे का हाथ थामे इसके सर पे जा खड़ी हुई। वो रिसीवर कान से लगाए नंबर मिला रहा था। प्लीज हमें ये कार्ड डाल दे, मैं इसे डाल नहीं पा रही। हया ने कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया। वो चौंक कर पलटा। वो स्याह रंगत, गुंगरियाले बालों और ऊंचे कद का नस्लन हबशी था। इसने एक हाथ में कार्ड लेते हुए इन दोनों लड़कियों पर निगाह डाली। एक स्याह लंबे बालों और बड़ी आंखों वाली खूबसूरत सी लड़की जो जैकेट की जेबों में हाथ डाले खड़ी थी। दूसरी बड़े चश्मे और डीली पोनी वाली लड़की जिसने स्वेटर तय करके बाजू पर डाल रखा था। दोनों मुंतजिर से इसे देख रही थी। मैं बात कर लूं फिर। इसे शायद कान से लगे रिसीवर में कोई आवाज आ रही थी, तभी रुख मोड़ गया। वो दोनों इसे खड़ी देख रही थीं। इनसे वो अंग्रेजी में मुखातिब हुआ था, मगर अब फोन पर अरबी में बात कर रहा था। डीजे तो बोर होकर इधर उधर देखने लगी, मगर शरिया एंड लॉ के 5 बरसों ने हया को अरबी अच्छी तरह सिखा दी थी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अब LLB के पहले बरस इनको अरबी ही सिखाई जाती थी और इनकी क्लासेस में अल्जेरियन और मिस्री उस्तादा इन्हें अरबी में ही लेक्चर दिया करते थे। मैं इस्तांबुल आ रहा हूँ। वो अब रुख फेरे कदरे परेशानी से कह रहा था। हाँ, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। तुमने हारिस को डॉक्टर पे दिखाया? अच्छा, क्या कहता है डॉक्टर? कर दूंगा पैसों का इंतजाम। कहा जो है, बार बार क्यों दोहराती हो जाहिल औरत? तैश से इसकी दबी दबी सी आवाज बुलंद हुई। हाँ, मेरी अब्दुर्रहमान से हो गई बात। इसी के काम के लिए खबर हो रहा हूँ, लेकिन वो ज्यादा रकम नहीं देगा। एक और जगह बात की है मैंने। इसने रुक कर कुछ सुना और फिर मजीद झुंझुलाहट से बोला, अच्छा, फोन रख रहा हूँ, मरहबा। इसने खटाक से फोन रखा और इनकी तरफ पलटा। सॉरी गर्ल्स। बमुश्किल चेहरे पर बशाशत लाते हुए वो अब इनका कार्ड लगा रहा था। पहली ही कोशिश कामयाब हो गई। वो शायद कार्ड को उल्टा पकड़ रही थी। वो स्याह फार्म रिसीवर इनकी तरफ बढ़ा रहा था, फिर इनसे हटकर दूर चला गया। हम बस 1-1 मिनट की कॉल करेंगे।
हया ने नंबर मिलाते हुए डीजे को तनबीह की। सुलेमान साहब ने पहली ही घंटी पर फोन उठा लिया। वो बच्ची चुप हुई कि नहीं? तौबा, कितना रोती है बच्ची। जी अब्बा जी, वो चुप हो गई है। और फिर जल्दी जल्दी अपनी खैरियत बताकर फोन बंद कर दिया। डीजे ने भी बमुश्किल 1 ही मिनट घर बात की। बाद में बकिया रकम देखी तो बमुश्किल 1 यूरो इस्तेमाल हुआ। बाकी 4 यूरो का बैलेंस अभी मौजूद था। दोनों अपनी उजलत और कंजूसी पर खूब पछताई कि अब अबू धाबी से निकलकर तो ये कार्ड किसी काम का नहीं। हया ने इसे अपने गोल्डन पाउच में डाल लिया। अभी ने अपना सामान लेना था। वहाँ बहुत से टायर्स चल रहे थे। हर टायर पर बैग्स और सूटकेस कतार में रखे चले आ रहे थे। इन्हें कतन इल्म नहीं था कि अपने बैग्स को कहाँ तलाशें। वो दोनों बदहवासी एक टायर से दूसरे की तरफ भागने लगी। डीजे का थोड़ी देर में ही सांस फूल गया। कभी हया को एक जगह अपने स्याह सूटकेस का गुमान गुजरता तो वो डीजे को हाथ पकड़कर इसकी तरफ भागती, मगर करीब से देखने पर वो किसी और का बैग निकलता। तो कभी डीजे अपने भूरे थैले को पहचान कर चिल्लाते हुए एक तरफ दौड़ती, मगर इस पर किसी और का नाम दर्ज होता। हया बताओ अब बैग्स कहाँ से ढूंढे? डीजे ने परेशानी से इसे देखा। इसका सांस फूल चुका था। हया ने चेहरे पे आते बाल कानों के पीछे किए। अब सच बोलने का वक्त आ गया था। डीजे, मुझे सच में समझ नहीं आ रही। मैं जिंदगी में पहली दफा जहाज में बैठी हूँ। डीजे ने चंद लम्हे इसका चेहरा देखा, फिर अपनी हथेली इसके सामने फैलाई। हाथ मारो, मैं भी आज पहली बार जहाज में बैठी हूँ। हया ने जोर से इसके हाथ पे हाथ मारा और दोनों हंस पड़ी। काफी देर बाद इनको टायर्स की लिस्ट नजर आई जिस पर हर फ्लाइट का मखसूस टायर का नंबर दर्ज था। फिर इस देखकर 2 मिनट में ही अपना मतलूबा टायर मिल गया। सामान लेकर हया इतनी थक चुकी थी कि जब डीजे ने वहीं एक जगह चमकते फर्श पर बैठने को कहा तो अपना सारा नखरा और गुरूर बलाए ताक रखकर उधर जमीन पर बैठ गई। अपने बैग्स के साथ वो दोनों मजे से फर्श पर बैठी हर आते जाते को देख रही थी और इर्द गिर्द मुहज्जिब नफीस लोग हैरत से इनको देखते हुए गुजर रहे थे। टर्मिनल 1 से जो परवाज इनको मिली इसमें भी उस्मान शबीर साथ ही थे। अपनी दास्ताने हयात फरामोश करके वो अब इनकी तरफ मुतवज्जा हुए थे और इनका इंटरव्यू करने लगे थे। कौन हो? कहाँ से आई हो? किधर जाना है? क्यों जाना है? सुबानजी यूनिवर्सिटी। उन्होंने इतनी बुलंद आवाज में दोहराया कि अगली नशिस्त पर बैठी तुर्क खातून ने गर्दन मोड़कर कदरे ऊंचे होकर इनको देखा। सुबानजी। इससे आगे खातून ने कदरे सताइश से चंद अल्फाज तुर्क में कहे जो हया को समझ न आए। जवाबन उस्मान शबीर ने अपने भारी भरकम आवाज में कुछ कहा तो वह खातून कदरे गड़बड़ाकर वापस रुख फेर गई। आपने इनको क्या कहा है? हया ने कड़ी निगाहों से इन्हें घूरा। कुछ नहीं बेटा, बस तुम बताओ पाकिस्तानी माँ बाप इतने आज़ाद ख्याल कैसे हो गए कि 2 बच्चियों को अकेले भेज दिया तुर्की? अकेले नहीं है, हम पूरा ग्रुप है। हम 2 स्टूडेंट्स हैं और बाकी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो 2 रोज कबल ही रवाना हो चुके हैं। मगर उन्होंने तो जैसे सुना ही नहीं। खैर अब कल ही जा रही हो तो ख्याल रखना के। और फिर उनका आवाज शुरू हो गया। नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, पर्दा किया करो, सच बोला करो, अल्लाह से डरो। गर्ज वो हर बात जो अपने बेटे की तरबियत के वक्त इन्हें भूल गई थी अब अचानक याद आ गई थी। हया ने कदरे झुंझला कर रुख फेर लिया। दोपहर 2 बजे खिड़की के इस पार नीचे, बहुत नीचे, वो पुरफसूं मंजर फैलने लगा था। मरमरा का समंदर, ऊपर बादल और बर्फ, यूं जैसे नीली चादर पर सफेद रुई के गाले तैर रहे हों। वो इस मंजर के शहर में खोती चली गई। जहान सिकंदर का तुर्की इसके कदमों तले था। ये रख लो। परवाज उतरने का ऐलान होने लगा तो निहायत जबरदस्ती उस्मान शबीर ने अपना विजिटिंग कार्ड इसे थमाया। इस पर मेरे घर का नंबर, ऑफिस का नंबर और एड्रेस वगैरह मौजूद है। कभी कभार मैं घर पर मौजूद नहीं होता और फ़ोन भी ऑफ होता है, लेकिन ऑफिस का नंबर हर वक्त चल रहा होता है। मेरी सेक्रेटरी की फजूलियात से बचने के लिए मेरी एक्सटेंशन 14 यानी 14 डायल करना, क्योंकि मेरी और पाकिस्तान की तारीख पैदाइश एक ही है, 14 अगस्त। उस्मान शबीर से बमुश्किल जान छूटी। इनको कभी कॉल करना या दोबारा मुलाकात का तस्वुर ही हया के लिए सुहाने रूह था। फिर भी इनके इसरार पर इसने अपने सुनहरी पाउच में वो कार्ड बगैर देखे रख लिया था। अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल की यूरोपी तरफ वाक़या था। ये से बाद में इल्म हुआ था। अलबत्ता जो बात हमेशा से मालूम थी वो ये कि इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 खित्तों को बाहर मिलाता है, यूरोप और एशिया।
इस्तांबुल के 2 हिस्से थे, एक यूरोपीय तरफ कहलाता था और दूसरा एशियाई तरफ। वो दोनों जब अपने सामान की ट्रॉलियां धकेलते आगे आईं तो रूमी फोरम के अरकान इनको मिल गए जो इन्हें लेने आए हुए थे। रूमी फोरम एक तुर्की एनजीओ थी जो बिलखसूस एक्सचेंज स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखती थी। वो 2 लड़के थे, अहमद और चुगताई। चुगताई नाम तो हमारे यहाँ भी होता है, जैसे मुसव्वर अब्दुर्रहमान चुगताई, है ना हया? बीजे ने सरगोशी की थी। अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत गर्म जोशी और एहतराम से मिले। चुगताई ने इनसे बैग्स लिए। आइए, बाहर गाड़ी इंतजार कर रही है। चुगताई ब्रदर्स प्लीज पानी पिला दें, बहुत प्यास लगी है। हया की तरह डीजे भी प्यास से बेहाल थी। चुगताई ने सर उस बात में हिला दिया और अहमद के साथ सामान उठाने लगा। फिर वो दोनों इनके आगे चलते हुए बाहर की तरफ बढ़ गए। बेहद मेहमान नवाज कौम के इस सपूत ने इनको पानी क्यों नहीं पिलवाया, ये मुअम्मा वो सारी जिंदगी ना हल कर सकी। कभी इम्कान ये था कि चुगताई की अंग्रेजी कमजोर थी जिसके बायस वो इनका मुद्दा समझ ही नहीं पाया था। बाहर निकलने से कबल उन्होंने अपनी रकम तुर्क लिरा और यूरोस में तब्दील करवाई थी। 1 लिरा पाकिस्तानी 55 रुपए का था और 1 यूरो 125 रुपए का। 55, 125, 55, 125। बीजे ने ज़ेरे लब करेंसी की मालियत का हिसाब लगाया और इनकी कीमत याद करती बाहर आई। एयरपोर्ट का दरवाजा खुलते ही सर्दी की ऐसी यखबस्ता हड्डियों में घुसती खून मुंजमद करती लहर ने इनका इस्तकबाल किया कि चंद लम्हों में हया के होंठ नीले पड़ने लगे। यहाँ मरी और अयूबिया की सर्द तरीन हवा से भी कई गुना सर्द हवा चल रही थी। हया ने बेख्तियार बाजू सीने पर लपेट लिए। वो ठठरने लगी थी। इनका सामान खासा वजनी और बेतहाशा था। दोनों लड़के सुरमई रंग की हाई एस में बैग्स रखते हुए हाँप रहे थे। आप वाकई यहाँ पर सिर्फ 5 माह के लिए आई हैं? चुगताई ने सादगी से पूछा तो अहमद ने इसे घूर कर मौजू बदल लिया। हमारे यहाँ रिवायत है कि जो भी यहाँ पर अतातुर्क एयरपोर्ट से इस्तांबुल आता है, हम इसे सबसे पहले सुल्तान अयूब अंसारी के मज़ार पर लेकर जाते हैं। इसका तुर्की में क़याम अच्छा गुजरता है। अहमद कहकर बैग गाड़ी में रखने लगा तो डीजे ने सरगोशी की। मगर है ये तो तोहम परस्ती और शिर्क। इसने जोर से कोहनी मारकर डीजे को खामोश कराया, फिर अंदर बैठते हुए दबी आवाज में से झिड़का। मेजबानों से बहस करोगे तो तुम्हें यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे पागल। सुबह तक मुंजमद होकर पड़ी होगी कहीं, और आइंदा तुर्की आने वाले सबसे पहले तुम्हारे मुंजमद मुजस्मे की ज़ियारत किया करेंगे।